नमस्कार दोस्तों, आज 30 मार्च है। वित्त वर्ष समाप्त होने की ओर है। रामनवमी का शुभ दिन भी है। तमाम देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान के अंदर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ अब भी जारी है। कल पूरे राजस्थान में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी हड़ताल के अंदर शिरकत की। पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि सरकार को सीरियसली इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए। चुनावों में वोट पाने की ललक को एक बार पीछे छोड़कर अपने नागरिकों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। समस्या का मूल आखिर है क्या? डॉक्टरों को किन किन चीज़ों से विशेषकर आपत्ति है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक अनिवार्य व्यवस्था की गई है जिसमें कोई भी डॉक्टर ऑप्ट आउट नहीं कर सकता, चाहे उसका इस्टेब्लिशमेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। उसे इमरजेंसी के अंदर अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी, चाहे वो उसके लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है या नहीं है। और अगर वो नहीं दे पाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी बन गई है कि वो उस पेशेंट को किसी प्रॉपर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां तक ट्रांसपोर्ट करे। ये एक अननेसेसरी बर्डन, डॉक्टर्स जो पहले से इतने बर्डन है, 12 से 15 घंटे प्रतिदिन काम करने के लिए मजबूर हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ एक फिजिकल बर्डन डाला जा रहा है बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी होगा। सबसे बड़ी जो समस्या इसके पीछे आ रही है, जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी, वो है रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग की। डॉक्टर्स तो वैसे भी 24 आवर्स अपनी सर्विसेज देते हैं। ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां रात में ताले पड़ते हों। कोई ना कोई स्टाफ मौजूद रहता है फॉर इमरजेंसी केयर, और जिस हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी की क्षमता है वो उसके अनुरूप इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमेशा से देते रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अब सरकार कह रही है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट का कोई पेमेंट आप पेशेंट से नहीं लेंगे, उसका पेमेंट सरकार करेगी। कब करेगी, कितना करेगी, इस बारे में किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। सरकार ने इसको फ्यूचर के उसमें डाल दिया है। बाद में जब रूल्स बनेंगे तो कोई बेमतलब जैसा पेमेंट, जैसा चिरंजीव योजना के अंदर है, 120 रुपए 200 रुपए आप ले लीजिए इमरजेंसी के, इतनी कम अमाउंट में एक छोटा सा क्लिनिक भी अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता। आज की डेट में जहां एक प्लम्बर बुलाना हो तो वो भी विजिट के 300-400 रुपए से कम नहीं लेता। ऐसे में आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि एक डॉक्टर रात के वक्त उठ करके आएगा, घंटा 2 घंटा अपनी सर्विसेज वहां पर देगा और उसके बदले में उसको पेमेंट 6 महीने बाद वो भी 100-125 रुपए सरकार से मिलेंगे। एक बात जरा चिरंजीव योजना की भी कर ली जाए। आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। चिरंजीव योजना हो चाहे आयुष्मान योजना हो, इसमें जो पैकेजेस दिए गए हैं वो सरकारी अस्पतालों के लिए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए समान पैकेजेस हैं। मान लो गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी है तो सरकारी अस्पताल को भी 18-20 हजार रुपए मिलेंगे और एक प्राइवेट अस्पताल को भी उतनी ही रकम मिलेगी। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी है तो 65-70 हजार रुपए सरकारी अस्पताल को मिलेंगे, इतने ही पैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलेंगे। सरकारी अस्पताल में बिल्डिंग टैक्स पेयर के पैसे से बनती है। सभी डॉक्टरों को और स्टाफ को सैलरी भी टैक्स पेयर के पैसे से दी जाती है। यानी सरकारी अस्पताल का जो खर्चा आएगा किसी भी ऑपरेशन को करने का, वो मात्र मटेरियल की कॉस्ट है, जो कि 18 से 20% होती है। अगर एक सरकारी अस्पताल में जो खर्चा आएगा उससे 5 गुना खर्चा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा, जिसने बिल्डिंग भी अपने पैसों से बनाई है, मशीनों के लिए बैंकों से भारी भरकम कर्ज पर लोन ले रखा है, डॉक्टर्स को सैलरी देनी है, स्टाफ को सैलरी देनी है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होता जब सरकारी अस्पताल को किसी सर्जरी का अगर आप 20,000 रुपया दे रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल को सेम सर्जरी का आप 80,000 से लेके 1 लाख रुपया देते। उसके बाद किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को इन सेवाओं को देने में कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सरकार अपनी ताकत दिखाए और राजस्थान में कितने 10,000 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स होंगे, 1,000 के करीब अस्पताल तो चिरंजीव योजना में ही एम्पैनल्ड हैं, लेकिन इस वक्त जो हड़ताल कर रहे हैं वो तकरीबन 10,000 मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जिनमें सभी तरह के क्लिनिक, छोटे नर्सिंग होम्स, इस तरह की सभी फैसिलिटीज आ जाती हैं। सरकार चाहे तो इन सभी फैसिलिटीज का अधिग्रहण कर सकती है।
इसका खर्चा कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा। राजस्थान जितने बड़े राज्य में तमाम हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर सरकार अनुग्रहित कर लेती है तो उसके लिए उसे 40 से 50 हजार करोड़ रुपए खर्चना पड़ेगा। एक राज्य जिसपे पहले से ही 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है वो बढ़कर के 6 लाख करोड़ का हो जाएगा, पर सरकार के पास संपूर्ण हेल्थ व्यवसाय का स्वामित्व आ जाएगा। उसके बाद सरकार को क्या करना है? राजस्थान में करीब 50,000 डॉक्टर्स हैं, जिनमें से 30,000 जनरल MBBS या ग्रेजुएट डॉक्टर्स होंगे, 20,000 के करीब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। अगर आप उनकी तनख्वाह लगाएं तो 1 लाख से लेके 3 लाख 4 लाख इस रेंज की सैलरी होगी। सरकार बड़े आराम से साल भर में 11,000 करोड़ खर्च करके इन तमाम डॉक्टरों को अपनी सैलरी पे रख सकती है। इसी तरह से ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, हर एक में 5 से 15, 20, 25 आदमियों का स्टाफ होगा, जिसमें पैरामेडिकल, GDA, हाउसकीपिंग, इस तरह के लोग होते हैं, नर्सेज होती हैं। इन सब की जो सैलरी आएगी वो 3 से 4,000 करोड़ आएगी। अन्य सभी खर्चे 2-3 हजार करोड़ होंगे। यानी सरकार का इन सभी 10,000 फैसिलिटीज को रन करने का खर्चा 15-16 हजार करोड़ रुपए होगा, 18,000 करोड़ हो जाएगा। राजस्थान में जो हेल्थ का बजट है वही 22,000 करोड़ रुपए, तो जहां सरकार 22,000 करोड़ खर्च कर रही है वहां पे 40,000 करोड़ भी खर्च कर सकती है। तो उसके बाद में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सभी हेल्थ फैसिलिटी सरकार की होंगी। उसके बाद आप इनमें चाहे चिरंजीवी योजना में इलाज कराइए, मुफ्त कराइए, बल्कि मरीज आता है तो साथ में पैसे देके भी घर भेजिए, जो सरकार की मर्जी हो वो सरकार कर सकती है। सरकार तो इतनी पावरफुल है, उसे किसी से बात करने की क्या आवश्यकता है? इन डॉक्टरों के मुंह पे दे के मारिए पैसे और उनको बोलिए चलिए हटिए, आज से आप हमारी नौकरी में हैं, अब हम चलाएंगे। सरकार से ही चलती तो आज सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल नहीं होता। 22,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद अगर 70% इलाज मरीजों का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में जाने के बाद इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी क्या हाल होने वाला है। एक अल्ट्रासाउंड की सुविधा, आज हालत राजस्थान में ये हो चुकी है कि मरीजों को या तो गुजरात जाना पड़ रहा है या हरियाणा आना पड़ रहा है। एक छोटी छोटी जांच के लिए भी मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। उनको तो वोटों की बाढ़ आने की उम्मीद है। उन्हें ये नहीं पता कि अगर 3 महीने तक स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल रहा तो जुलाई आते आते सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा। उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने एक डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मानो, तू अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंबे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंबा है साले, खंबा। डॉक्टरों से बड़ा कोई इमोशनल फूल हो नहीं सकता। जो डॉक्टर 27 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं, हॉस्टलों में बैठे रहते हैं, वहीं पे उनकी शादियां हो जाती हैं, बच्चे भी वहीं हो जाते हैं, सिर पे 2-2.5 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाता है। उसके बाद जब वो आकर के अपनी क्लिनिक खोलते हैं, मोटे मोटे किराए भरते हैं, उसके बाद मरीज से 100, 150, 200 रुपए फीस लेकर के धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जमाते हैं, लेकिन जनता की नजरों में वो कसाई हो जाते हैं। यही तो कहा था हमारे नेताओं ने सदन में खड़े होकर के कि डॉक्टर्स तो कसाई हैं। मैं तो कहूँगा डॉक्टर्स बहुत बड़े इमोशनल फूल हैं, जो गरीब मरीजों को अपनी जेब से भी पैसे दे देते हैं, उनका इलाज बिल्कुल सस्ते में भी कर देते हैं। कितनी बार दवाइयाँ जो हैं वो सैंपल्स में से देते हैं, दवाई की दुकान से भी सस्ती दवाइयाँ उनको दिलाते हैं। डॉक्टर की पूरी प्रैक्टिस अपने मरीजों के विश्वास पर आधारित होती है। मरीजों की नज़रों में तो आज भी डॉक्टर का भगवान का रूप है, लेकिन मीडिया और सरकारों ने ठेका ले लिया है उसी डॉक्टर को कसाई बनाने का। मुझे ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने तो कभी भी मंचों पे चढ़ के माइक को हाथ में पकड़ करके ये ऐलान नहीं किया कि मुझे जन सेवा का एक मौका दें। जो हमारे सफेद पोश लोग चुनाव आते ही माइक पकड़कर मंच से जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हमें एक बार जन सेवा का मौका दें, वो लाखों रुपए तनख्वाह के रूप में उठाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, लग्जरी कारों में घूमते हैं, मुफ्त हवाई यात्रा करते हैं, और इन सब के बावजूद करोड़ों रुपया सरकारी पैसे का, जनता के टैक्स के पैसे का डकार जाते हैं।
इन नेताओं ने तो कभी भी नहीं कहा कि हमें अपनी सेवाएं जनता को मुफ्त देनी चाहिए, और हम विधानसभा में खड़े होकर के किसी मंत्री ने नहीं कहा कि पक्ष और विपक्ष एक सहमत हैं, कल से बिजली पानी सब चीजें हम मुफ्त करने जा रहे हैं, जनता को किसी चीज का, सरकारी सेवाओं के लिए किसी चीज का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। किस बात का आखिर सरकार ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हर एक चीज का पैसा लेती है? अरे और तो और छोड़िए, दो व्यक्ति अपनी जीवन भर की कमाई से एक जमीन का टुकड़ा खरीदने जाता है, उसमें सरकार 6% अगर 50 लाख की चीज है तो 3 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी के नाम के ले लेती है। और तो और उस रिकॉर्ड को रखने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के नाम के 20 से 50 हजार रुपए ले लेते हैं। एक मरीज जब डॉक्टर के पास में आता है, घुटना बदलना जिसमें कि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, 65,000 रुपए का तो वो घुटना ही आता है, उसके तो सरकार कहती है कि आप 70,000 रुपए में कर दीजिए ताकि आपके घर में कुछ भी ना जाए, बल्कि अपने घर से पैसे लगा के ऑपरेशन कर दीजिए। लेकिन सरकार मात्र एक रिकॉर्ड रखने का, जमीन का रिकॉर्ड रखने का आपसे 50,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस के नाम का ले लेती है, और वो एक बार भी ये नहीं कहते कि हम कल से अपनी सारी सेवाएं मुफ्त कर देंगे, बसों की यात्रा मुफ्त होगी, ट्रेनों की यात्रा मुफ्त होगी, जो भी सरकार की संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है। अरे हम अपनी ही संपत्ति के लिए सरकार को पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि डॉक्टरों ने जो लोन ले लेकर अपनी संपत्ति खड़ी की है, जो उनकी है भी नहीं, जो बैंकों के पास गिरवी पड़ी है, वहां पर वो सैलरीज भी खुद अपने पैसों से दें, सब कुछ खर्चा खुद करें, लेकिन मरीज से पैसे ना ले, क्योंकि ये तो जन सेवा है। अरे भाई, यही बैंकों को सलाह दीजिए ना कि वो इतना 10 से 12%, 13%, 15% लोन पे जो कर्ज क्यों वसूल रहे हैं डॉक्टरों ने जो कर्ज लिया है अपनी पढ़ाई के लिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए, सरकार को उसे माफ कर देना चाहिए। जो भी डॉक्टर लोन लेने के लिए बैंकों के पास जाए, सरकार को कहना चाहिए भाई ये तो जन सेवा है, इसमें ब्याज किस बात का। तो ये सवाल उठता है जिसका जवाब आज जनता को देना पड़ेगा। जनता जब तक मूर्ख बनती रहेगी तब तक नेता उन्हें मूर्ख बनाते रहेंगे। कभी एक तबके को दबाया जाएगा, कभी दूसरे तबके को दबाया जाएगा। इन्हें तो 5 साल में आपको एक बार मूर्ख बनाना होता है। जब वक्त आता है कि इनसे इनके 5 साल का हिसाब मांगा जाए, तब वो आपको अगले 5 साल के सपने बेच देते हैं। क्या आपके खातों में 15 लाख रुपए आ गए? जो अब आप इन सरकारों के मुफ्त इलाज के वादों पर यकीन कर रहे हैं, हर गांव शहर शहर होर्डिंग लगा दिए गए हैं। इन नेताओं के पास तो करोड़ों रुपया भरा पड़ा है जो इन्हें 6 महीने में खर्च करना होता है। उसके बाद ये वो जो खर्चा किया है वो तो अगले 2 ही महीनों में अगर जीत करके आ गए तो दोबारा कमा ले। अब जरा बात उनकी भी कर ली जाए जो इन बिलों को लाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मुख्यमंत्री या गृह मंत्री, इनमें इतना एक्यूमेन है कि ये इस तरह के बिल बना सके? नहीं, ये तमाम बिल, इस तरह के जो आइडियाज हैं, ये तो ब्यूरोक्रेसी लेके आती है। तो जो आपके हेल्थ सेक्रेटरी हैं, विभिन्न प्रकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इस तरह के बिल बनाते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स तो पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की सर्विस के लिए हैं। फिर ये किस बात की 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए की तनख्वाहें सरकार से उठाते हैं, लग्जरी कारों में ये भी घूमते हैं, और जब ये रिटायर होते हैं तो इनके पास में बेइंतहा दौलत होती है। अगर डॉक्टर कसाई होते और पैसों के लिए काम कर रहे होते तो ये तो सोचिए कि आज भारत के अमीरों में कुछ एक डॉक्टरों का शुमार तो होता। इस लिस्ट को देखिए, ये फोर्ब्स की 2022 की लिस्ट है जिसमें भारत के बिलियनियर्स का जिक्र है। इसमें 100 बिलियनियर्स का जिक्र है। इनमें 25 साल के लोग भी हैं, 30 साल के लोग भी हैं। इसमें तमाम तरह के व्यापारी हैं। नहीं है कोई तो डॉक्टर। पूरी लिस्ट देखने के बाद 86वें नंबर पर एक 80 साल के डॉक्टर का नाम मिलता है, डॉक्टर प्रताप रेड्डी। अपोलो हॉस्पिटल के मालिक हैं, भारत के 86वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 15,000 बेड, 40 साल से अपोलो अस्पताल को चला रहे हैं। उसके बाद वो 86वें नंबर पर है। तो बाकी के कसाई डॉक्टर कहां चले गए? क्यों नहीं शुमार है वो अमीरों की इस लिस्ट में? तो मीडिया के भड़काऊ
प्रोग्राम्स के चक्कर में मत आइए। जो आपके पास में आज जान बचाने का एकमात्र जरिया है वो है प्राइवेट हेल्थ केयर। उसको खत्म करने में इस गहलोत सरकार के साथ भागीदार मत बनिए। ये अपील है उस जनता से, उन नागरिकों से जिन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप इस बार मूर्ख नहीं बनेंगे तो सरकारों को भी ये समझ आ जाएगा कि ये जनता अब हिंदू मुस्लिम के डिबेट्स में उलझ करके अपने बुनियादी मुद्दों को नहीं भूलेगी, और जब इनके पास वोट मांगने जाएंगे तो ये हमसे हमारे काम का हिसाब मांगेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।